क्या होगा अगर किसी के साथ ऑनलाइन पैसों की धोखाधड़ी हो जाए? क्या वो पैसा हमेशा के लिए डूब गया? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। जरा सोचिए, एक फोन कॉल या एक मैसेज आता है और कुछ ही मिनटों में बैंक अकाउंट से $2000 गायब हो जाते हैं। दिल बैठ जाता है और बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, क्या वो पैसा अब कभी वापस नहीं आएगा? और ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ एक मशहूर पेमेंट ऐप पर एक ही साल में धोखाधड़ी से लोगों के लगभग $500 मिलियन का नुकसान हो गया। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पूरी पहेली को सुलझाया कैसे जाए? देखिए, हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि पैसा गायब कैसे होता है, फिर बात करेंगे रेगुलेशन ई की, जो एक तरह का सुरक्षा कवच है। हम ये भी देखेंगे कि ये धोखेबाज आखिर काम कैसे करते हैं, अधिकृत भुगतान का क्या मतलब है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, और आखिर में हम तेज भुगतान की भविष्य पर भी एक नजर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, जब पैसा गायब हो जाता है। आजकल के पेमेंट ऐप्स की सबसे बड़ी खासियत और सबसे बड़ी चुनौती भी उनकी रफ्तार है। पीयर टू पीयर पेमेंट, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान को पैसा भेजना पलक झपकते ही हो जाता है। एक बार सेंड बटन दबा तो पैसा गया और उसे वापस लाना लगभग नामुमकिन होता है। और यही रफ्तार स्कैमर्स के लिए एक सुनहरा मौका बन जाती है। लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा कवच भी है, जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये है हमारा दूसरा हिस्सा, वित्तीय सुरक्षा कवच, रेगुलेशन ई। ये सब कुछ एक बहुत जरूरी कानूनी परिभाषा पर टिका है, अनऑथराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या EFT। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी के अकाउंट से किसी और के द्वारा बिना असली सहमति के किया गया कोई भी ट्रांसफर, जिससे अकाउंट होल्डर को कोई फायदा ना हो। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करती है कि धोखाधड़ी की रिपोर्ट कितनी जल्दी की जाती है। अगर 2 बिजनेस दिनों के अंदर रिपोर्ट कर दी जाए तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ $50 का नुकसान हो सकता है, लेकिन 2 दिनों के बाद ये रकम बढ़कर $500 तक जा सकती है। और अगर 60 दिन से ज्यादा हो गए तो फिर कोई सीमा ही नहीं है। मतलब फौरन एक्शन लेना बेहद जरूरी है। और हाँ, एक आम गलतफहमी को दूर करना बहुत जरूरी है। कानून के मुताबिक कोई भी बैंक जांच शुरू करने से पहले पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शर्त के तुरंत जांच शुरू करनी होती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये सुरक्षा कवच मौजूद है तो धोखेबाज इसमें सेंध कैसे लगा लेते हैं? आइए समझते हैं हमारा तीसरा हिस्सा, धोखेबाजों की चालें। धोखेबाजों के पास मोटे तौर पर 2 तरीके होते हैं। पहला है किसी के अकाउंट को सीधे सीधे हैक करना, जैसे सिम स्वैप अटैक के जरिए। और दूसरा, जो कहीं ज्यादा आम है, वो है किसी के दिमाग को हैक करना, मतलब सोशल इंजीनियरिंग के जरिए किसी को धोखा देकर खुद ही पैसे भेजने के लिए राजी कर लेना। अकाउंट हैकिंग का एक क्लासिक उदाहरण है सिम स्वैप हमला। ये 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, स्कैमर सोशल मीडिया या डेटा लीक से किसी के बारे में पर्सनल जानकारी इकट्ठा करता है। दूसरा, वो उस व्यक्ति की मोबाइल कंपनी को फोन करता है और बहाना बनाता है कि वो ही ग्राहक है और उसका फोन खो गया है। और तीसरा, वो नंबर अपने सिम पर ट्रांसफर करवा लेता है। बस इसके बाद सारे मैसेज और सिक्योरिटी कोड सीधे स्कैमर के पास पहुंचने लगते हैं। लेकिन उस दूसरे तरीके का क्या, जब किसी को बहला फुसला कर पैसे भेजने पर मजबूर किया जाता है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। चौथा हिस्सा, अधिकृत भुगतान का जाल। यही सबसे बड़ा सवाल है। बैंक अक्सर यही दलील देते हैं कि अगर किसी को धोखे से सेंड बटन दबाने पर मजबूर किया गया तो तकनीकी तौर पर तो वो भुगतान अधिकृत ही हुआ, और इसी एक वजह से बहुत सारे क्लेम खारिज कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अमेरिका की कंज्यूमर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ब्यूरो यानी CFPB ने इस पर एक बहुत साफ टिप्पणी की है। वो कहती है, एक अनाधिकृत EFT में वो ट्रांसफर भी शामिल है जो किसी ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया हो जिसने धोखाधड़ी या लूट के जरिए उपभोक्ता से उसका एक्सेस डिवाइस हासिल किया हो। तो सबसे जरूरी बात ये है, अगर किसी ने धोखाधड़ी या धोखे से किसी के अकाउंट का एक्सेस हासिल किया, भले ही उसे पासवर्ड बताने के लिए बहलाया गया हो, तो वो ट्रांसफर अनधिकृत ही माना जाता है। ये जानकारी अपने अधिकारों को समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस अहम जानकारी के साथ चलिए अब देखते हैं कि खुद को कैसे बचाया जा सकता है। हमारा 5वां भाग, धोखाधड़ी से लड़ने की रणनीति। सबसे पहले बचाओ।
मोबाइल कंपनी से कहकर सिम प्रोटेक्शन या पोर्ट आउट लॉक चालू रखना एक अच्छा कदम है। हर ऑनलाइन अकाउंट के लिए एक मजबूत और अलग पासवर्ड होना चाहिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए SMS कोड की जगह ऑथेंटिकेटर ऐप्स का इस्तेमाल ज्यादा सुरक्षित है। और हाँ, पैसे या जानकारी मांगने वाले किसी भी अर्जेंट रिक्वेस्ट पर हमेशा शक करें और अपने ऑथेंटिकेशन कोड कभी किसी से शेयर ना करें। ये तो बुनियादी नियम है। और अगर धोखाधड़ी हो भी जाए तो ये हैं अगले कदम। पहला, फौरन अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करें। दूसरा, साफ साफ कहें ये एक अनधिकृत ट्रांसफर था। ये शब्द उनकी कानूनी जिम्मेदारियों को शुरू कर देते हैं। धोखाधड़ी की रिपोर्ट जरूर करें, भले ही किसी को बरगलाया गया हो। और अगर बैंक क्लेम खारिज कर दे तो CFPB जैसी संस्था में शिकायत दर्ज करें। चलिए अब आगे देखते हैं और अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। अंतिम भाग, तेज पैसे का भविष्य। भुगतान हर दिन तेज और आसान होते जा रहे हैं, लेकिन ये तेजी अपने साथ नए खतरे भी लाती है। तो आखिरी सवाल ये है, जैसे जैसे भुगतान की रफ्तार बढ़ रही है, क्या हमारी सुरक्षा भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सभी को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में हमारी वित्तीय सुरक्षा इसी पर निर्भर करती है।